यहाँ आएंगे I is equal to 0, I is less than this arrow size I plus plus G. See out क्या हो जाएगा यहाँ पे मैसेज, सॉरी नहीं, दिस एरो डेटा की ith वैल्यू आउटपुट होगी और यहाँ पे स्पेस आ जाएगा और सी आउट आ जाएगा क्या बेटा, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ आ जाएगा एंड एल। ठीक है, बेशक 2 दफा हैंडल करें। ठीक है जी, डिलीट बताएं दिस एरो डेटा। ठीक है, यहाँ जाते हैं, मेन में आए, यहाँ पर हम बेसिकली भेजते क्या है, ends.txt। जी बताएं जी, floats.txt। यहाँ क्या भेजेंगे, ss.txt। ठीक है, और यहाँ करेंगे dai.print da float.print da students.print। मैसेज भी भेजना है तो मैसेज में लिख देते हैं ends collection। जी floats collection जी students collection। ठीक है, मेक सेंस। और हमने जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर हमने ये डाला था, ठीक है डाल। ठीक है, सोर्स में गए और यहाँ जाके रिटर्न 0 कर दिया एंड लेट्स सी क्यों आ रहा है ये, रीडिंग फाइल ओपन है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। ends.txt floats.txt और sys.txt। ends.txt let's see, ओह हमने उस फंक्शन में तो कॉल ही नहीं किया, हमने लोड बना लिया लेकिन और कॉल किया लोड कंस्ट्रक्टर में नहीं किया सर, लोड अपने कंस्ट्रक्टर में कॉल। हाँ तो यहाँ कॉल किया नहीं हुआ, यहाँ पे हमने लोड कॉल तो किया नहीं हुआ। तो लोड विद साइज और इसमें हम फाइल नेम। ठीक है, ठीक है यस, नेक्स्ट सेंस। तो हमारे पांचों, ये हमारे कलेक्शन की इंडिकेशन भी आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। Does it make sense? Does it make sense? अच्छा, अगर आप थोड़ा सा मैसेज थोड़ा क्लीन करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ कि बेसिकली ये जो प्रिंट फंक्शन मैंने लिखा है इसमें मैं बेसिकली यहाँ पर और यहाँ पर just to be on the cleaner side। ठीक है, तो साफ साफ ठीक है। Does it make sense? यस Okay? सर हम डिफरेंट अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मैंने अपनी जो ग्रोएबल अरे बनाई है उसमें जो लोड फंक्शन है ना, अब मेरे उस लोड फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप लोड करना चाहते हैं, अगर आप फाइल से लोड करना चाहते हो, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस डेटा टाइप के लिए आप लोड कॉल कर रहे हैं उसके लिए क्या ओवरलोड होना जरूरी है, उसके लिए कौन सा ऑपरेटर होना जरूरी है, उसके लिए स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेशन होना जरूरी है, सॉरी स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रीम से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं इनपुट देते हैं। और एक होता है ये वाला जो होता है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेशन, जब स्ट्रीम के ऊपर राइट करते हैं। ओके, सो बेसिकली जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है ना, उनके लिए जो लफ्ज होते हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि बेसिकली दैट्स अ पाइप, स्ट्रीम कहते हैं। जब हम उसे निकाल रहे होते हैं तो हम जो इनपुट में हम डेटा लेके आ रहे होते हैं तो कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, और जब हम फाइल स्ट्रीम पर राइट करते हैं तो इसे कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन। ओके, सी आउट सीन यही है ना, सी आउट जब यूज होता है वो स्ट्रीम इंसर्शन के लिए होता है, और जो सी इन है वो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन के लिए होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो
तो ये छोटा सा चार्ज लगता है फ्लिप हुई है, लेकिन फ्लिप नहीं है। अगर इसका एक्चुअली पता तो तुम्हें पता है क्या मतलब है, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा मैं आपको एक छोटी सी अब एक जो काम रह गया वो हम कंप्लीट करते हैं और यू विल लर्न समथिंग रियली रिमार्केबल और वो ये है different type की member. एक मिनट हम ना यहाँ जाते और अब हम एक फंक्शन जो हमारा रह गया था वो था इंसर्ट एट एंड लिखते हैं, ओके? या प्लीज बात सुनो, इंसर्ट एट एंड लिखते हैं। अच्छा इंसर्ट एट एंड क्या करेगा? इंसर्ट एंड 12 प्लस कर दिया मैंने। बेसिकली वो ये काम करता है कि एक्चुअली एक टाइप की एक हीप अरे बनाता है और इसका साइज क्या होगा? न्यू टाइप V plus. जी दिस एरो साइज +1, ठीक है? उसके बाद वो एक फॉर लूप लगाता है, इंटीजर i is equal to 0, i is less than this arrow size i plus plus, और बेसिकली वो ये करता है कि हीप अरे के ith इंडेक्स पे दिस एरो डी डेटा का ith इंडेक्स राइट करवाता है और बेसिकली उसके फौरन बाद हीप अरे के Size. दिस एरो साइज इंडेक्स पे जाके ये v वैल्यू रखवा देता है Size. और दिस एरो साइज जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक है? डिलीट कर सर V टाइप नहीं होना चाहिए क्या? वैसे वो बिल्कुल तो शाबाश, ये इंट नहीं होना चाहिए, ये टाइप का भी होना चाहिए। एक्सीलेंट पॉइंट, शाबाश। और ऑफ कोर्स ये चीज मेरी वहां भी गलत लिखी हुई है। कहां पर? यहाँ, इसको भी ठीक कर, ठीक हो गया? ठीक है? Student ID. ऑलराइट जी, क्या डिलीट क्या? हाँ जी, एक और चीज जो गलत हुई है वो ये है कि जब ये सारा कॉपी हो जाता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उससे वो कॉपी भी एक मिनट प्लीज, बेसिकली हमें एक और काम करना पड़ता है, वो ये कि दिस एरो डेटा को हमें डिलीट करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद उससे और क्या करता हूं मैं, और फिर हम क्या करते हैं, दिस एरो डेटा सर एक मिनट इज इक्वल टू हीप अरे भी कर देते हैं, ठीक है? सर बाद में करेंगे, नीचे नहीं होगा ये वैसे वैल्यू नहीं लिखाई हुई ही पड़ेगा लास्ट इंडेक्स में। नो व्हाट यार, क्या हो तो बाद में भी कर सकते हैं, बाद में डिलीट कर ये क्या चाह रहे हो? नहीं ठीक है नहीं ये सही है, नहीं सही है सर अब बाद में नल पीडीएफ कर बेशक तुम ये कर दो यार, इसको ना ये सर एंड पे नल एक मिनट चुप रहो और यार खुदा का नाम लिया ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है? ठीक है जो सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं ना उससे तो इंसर्ट करना है, इसलिए करना है की बात है, ठीक है? ये मैंने जानबूझ के इसके साथ किया है, क्या किया है तो पता लग जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, ये परे मैंने बनाई जो एक जरा साइज थी और मैंने पुराना उसमें डेटा कॉपी किया, पुराने वाले को डेटा को डिलीट कर दिया और जो डेटा है उसको नई ही परे की तरफ पॉइंट करवाया और अब मैंने इस जो नया है उसकी आखिरी इंडेक्स में जाके ये वी वैल्यू रखवा दी, ऐसे काम किया Yes sir. और साइन नहीं करता, ये आपको पता ही है ये। और बेसिकली इधर क्या हो रहा होगा, ये जो ये वाला ये इंसर्ट एट एंड है, बेसिकली आपने विदाउट साइज वाले में यही काम ही करना है, आपने इस स्ट्रीम का रीडर बनाना है और यहाँ क्या बोलेगा बेटा, यहाँ पे fn भेज देंगे आप, प्लीज बात सुन लीजिए। और बेसिकली आपने एक टी टाइप का एक डी बनाना है, डी स्टैंड फॉर डेटा, ठीक है? और बेसिकली हम ये कर रहे होंगे while सॉरी टी नहीं टाइप होगा, ठीक है? और बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ ये कर रहे होंगे डू सॉरी नहीं while रीडर, ठीक है? हाँ जी, क्या करेंगे हम, रीडर के थ्रू हम डी को रीड करेंगे इफ रीडर, ठीक है? अगर रीड हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे दिस एरो इंसर्ट एट एंड कॉलम और उसमें क्या भेज देंगे हम, वी भेज देंगे, ठीक है? डोंट फॉरगेट टू डू द फॉलोइंग, क्या कि क्योंकि लोड विदाउट साइज पास हो रहा है तो इस वक्त डेटा में डेटा जो है वो गार्बेज वैल्यू कंटेन किए हुए है, इसको नल पीटीआर आप प्लीज करके आए। सो और डॉट साइज जो है इसे क्या करते हैं, जीरो कर दें,
ये करना जरूरी है। बेशक ये काम सर V की जगह D ले लें। V की जगह D आना है। Insert at end D को करना है D को। क्या हुआ? Insert at end D ले लो। D को नहीं करना। हाँ डी Send D। अच्छा एक मिनट जी प्लीज, ये देखो, ये जो सारा काम किया ना मैंने, ये जो काम किया, बेसिकली ये काम यहाँ भी होना चाहिए और बेसिकली टू बी ऑन द सेफ साइड ये काम इधर भी होना चाहिए। और यहाँ पर हमें होना चाहिए कॉल क्या? लोड विदाउट साइज, और इसमें हमें ये फाइल नेम भी देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या करेगा, यहाँ पर आके इसको नल कर देगा और यहाँ पे साइज को 0 कर देगा और इंसर्ट एट एंड कॉल कर देगा। ऐसे ही तो ये देखिए प्लीज बात सुनो, ये कॉपी हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं ग्रोएबल अरे एक और बनाता हूँ, स्टूडेंट 2, और इसमें मैं एम एक 0 दूँ। और अब अगर मैं DA स्टूडेंट 2 डॉट प्रिंट करूँगा तो ये भी विदाउट साइज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो शुरू का जो एलिमेंट दिया हुआ है ना, लेकिन उसमें मसला आएगा। टीचर तो बेसिकली इसको हम इंटीजर के लिए ना कर दें, क्योंकि इंटीजर मैं चाहता हूँ ना इंटीजर के लिए ऐसे हो जाए, तो DAI2 कर देते हैं और यहाँ पे DAI2। ठीक है, और इसका नाम कर देते हैं ints.txt। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट विल, अब पहला जो प्रिंट होना चाहिए ना उसमें साइज भी आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि साइज जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक इंटीजर इंटीजर वो इंटीजर वैल्यू जो प्रिंट हो। ठीक है, सो ये देखिए, सो ये विदाउट साइज वाला है, जिसमें 6 जो है वो एज ए डेटा के तौर पे आ गया। डजंट मेक सेंस? डजंट मेक सेंस? ठीक है, और इंसर्ट एट एंड होगा, ये बात समझ? सो बेसिकली, अच्छा मैं अब आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हम ना एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम है void create random file in MBs। इसको ना एक कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर फाइल नेम पास होता है और एक इंटीजर साइज पास होता है। अच्छा, ये करता है, सबसे पहले तो ये srand टाइम 0 करता है। इसके लिए मुझे इंक्लूड टाइम डॉट चेक इंक्लूड करनी पड़ेगी। प्लीज ये बात सुने क्या कह रहा हूं मैं। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ, इंटीजर I = 0। यहाँ पे ना मैं एक इंटीजर रेंज भी पास कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं जो भी वैल्यू फाइल पे राइट करवाना चाह रहा हूँ वो 100 से कम है। ठीक है, अगर मैं आप चाहूँ तो मैं थर्ड पैरामीटर बाय डिफॉल्ट भेज सकता हूँ, जो कि 100 के अलावा तो भेजूंगा, तो मैं उससे कम वैल्यू उसमें इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, I = 0, I is less than size multiply by 1024 multiply by 1024। ठीक है, और यहाँ करते हैं I++। हेलो, क्या क्या देख रहे हो? वहाँ पे कोड लिखा जा रहा है, ये क्या किया बेटा मैंने? इसको आपने बाइट अब ये एक एंट्री आ रही है ना, तो मैं बेसिकली जितना साइज मिलेगा मैं 1 भेजता हूँ, तो ये 1 KB होता है, 1 KB × 1 KB 1 MB, तो ये 1 MB इंटीजर साइज है। ठीक है, ये तो नहीं बात। और अगर मैं साइज की वैल्यू 5 भेज दूँ तो ये 5 MB की करे राइट। ठीक है, एक्चुअली लूप समझ। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ, हाँ जी ये देखिए, इफ लाइक ऑफ स्ट्रिंग राइटर, और यहाँ भेज देते हैं फाइल नेम, और यहाँ कर देते हैं rand mod range। ठीक है, और बेशक यहाँ पे आप चाहें तो स्पेस भी डाल दें।
ठीक है, ये अगर आप फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें फाइल नेम आप जो मर्जी भेज दें, साइज की वैल्यू से 10 भेज दें, तो ये 10 MB की एक फाइल बना देगा। एक्चुअली 10 MB एंट्री होगी और जो फाइल होगी ना वो तकरीबन 40 MB से ज़्यादा की होगी। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर जो होता है वो 8 बाइट का होता है, बस है। तो बेसिकली वो क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल राइट कर रहा है, तो टेक्स्ट फाइल में हर एंट्री जो रखी जाती है वो एक कैरेक्टर की फॉर्म में रखी जाती है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर 100 लिखा है तो वो पता क्या राइट करेगा? 1 0 0, 1 is a character, 0 is a character, 0 is a character, 3 bytes will be written। आप फिर स्पेस करोगे तो वो तो एक्चुअली 4 बाइट्स तकरीबन हर एक के राइट हो रहे हैं, 4 या 3 भी राइट हो सकते हैं। ये सबको समझ में आई बात? तो बेसिकली ये जो आप फाइल बनाने जा रहे हैं उस फाइल का जो साइज होगा वो अप्रोक्सीमेटली आपको 4, अगर मैं 4 साइज भेजता हूँ साइज में तो 4 MB की आपको फाइल नजर आनी चाहिए। ये बात राइट? ये सिर्फ इसकी वजह से हुआ है कि रेंज मॉड 100 ली। ठीक है, अगर मैं 100 ना लेता तो बेसिकली तो नंबर बड़े बड़े हो जाते। तो अगर 8 डिजिट नंबर आएगा तो 8 बाइट राइट हो और फिर स्पेस भी होगा तो नंबर कैरेक्टर होते। अच्छा क्या करिए तुम? ये सब समझ आई बात? ठीक है, सो बेसिकली ये एक फंक्शन है जो कि ये काम करता है। ये आपने ये करना है। अच्छा इमेजिन करें कि आपको मैं कहता हूँ 10 MB की फाइल बना दें। तो 10 MB की फाइल का मतलब बेसिकली क्या है? आपने यहाँ पे 10 पास करना है, ये फाइल क्रिएट कर देगा। अब मैं कहता हूँ लोड करो। अच्छा योर लोड फंक्शन अभी भी आपने बताया है, ये लोड फंक्शन कितना वक्त देगा? यू विल बी सरप्राइज्ड कि when you run this program for loading just 10 MB की फाइल, how much time it takes? Even if you execute it for 1 day, it will not come back. वो तो लेटर बाय सुनो, इतनी बड़ी बात नहीं है, सुनो। लेकिन एक बात बता दूं, 10 MB की फाइल को रीड करना कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका VLC प्लेयर ये काम करता है। VLC प्लेयर तो GPs में जो मूवीज है वो चला रहा होता है, तो उसको तो वो तो उसको समझना नहीं होता। हमारा बाय द वे क्या हो रहा है पहले ये सुनो। ज़ुमान ये देखो, चुप रहो। आपकी जो फाइल होगी जब हम पहली दफा इंसर्ट करते हैं तो कितना कॉस्ट पड़ता है? 1। दूसरी दफा इंसर्ट करते हैं तो ही पर 2 साइज की बनती है, पुराना एक कॉपी होता है और फिर नई वैल्यू भी उस पर कॉपी होती है। तो कितने आपकी मेमोरी एक्सेस होते हैं? 2। फिर क्या होता है? फिर 3 एक्सेस होते हैं, फिर 4 एक्सेस होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर 6 होते हैं। 6 क्यों होते हैं? कि पहले आप 6 साइज की एरे बनाते हैं, 5 पिछले कॉपी करते हैं, फिर 6ठी वैल्यू राइट करते हैं, है ना? करते 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 जब आप n नंबर ऐड करते हैं जो आखिरी है, तो बेसिकली ये आपकी टोटल कॉस्ट आती है n ऑपरेशंस की। ये जो कॉस्ट है इसको मैं सम करूं, this comes out to be arithmetic series, and arithmetic series is O of n square। ओके, बड़ा इजी स्टफ का प्रूफ है, वो ये है कि आप इस n को 1 में ऐड करें तो ये हो जाएगा n + 1, फिर n - 1 को जब 2 में ऐड करेंगे तो दोबारा n + 1 होगा। So this comes out to be n + 1 k n/2 and this comes out to be approximately n square। ओके, ये अप्रोक्सीमेशन को हम अपने CS के अंदर बिग O से डिनोट करते हैं। ये बात सुना? ये बड़ा ही मशहूर अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला है, ठीक है? ऑलराइट, ये बात सुना? और इसका बड़ा एक वेग सा भी बड़ा रफ सी कैलकुलेशन का तरीका भी है कि आप पहली हाफ को इग्नोर कर दें, तो आखिरी हाफ जो होगा वो कितना होगा? n/2, फिर n/2 + 1, फिर n/2 + 2 करते करते आखिरी जो होगी n/2 + n/2, है ना? इनमें से ये टर्म्स कितनी है? ये n/2 टर्म्स है और हर टर्म एटलीस्ट n/2, है ना? तो दिस कम्स आउट टू बी n²/4 से तो कंफर्म बड़ा है ना?
सो तकरीबन हमारी जो अप्रोक्सीमेशन होती है वो n स्क्वायर तो भाई लगेगा जो मर्जी आप मतलब ये एक बड़ी टेक्निक होती है, हाफ टेक्निक कहते हैं। आप हाफ इग्नोर करके आगे वाली काम, तो ये आपने अपर बाउंड ये कर दिया आपने, n स्क्वायर से तो काम नहीं होगा क्योंकि हाफ को मैंने सबसे लार्जेस्ट वाली से रिप्लेस किया। ये किया मैंने तकरीबन हाफ को इग्नोर कर दिया और फिर मैंने छोटी वाली से रिप्लेस किया। ओके, अच्छा ये अरिथमेटिक्स इमेजिन करेंगे आपकी जो n की वैल्यू थी यहाँ पे कितनी थी। अगर आपने एक 10 MB का डेटा बनाया है तो दिस n इज हाउ मच 10 into 10 raised to power 6 ऐसी है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा 10 into 10 raised to power 6 हो गया, ठीक है। अच्छा प्लीज बात ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इस सेंस में भी है कि इट हैज ए कनेक्शन विद डिस्क्रीट मैथ एंड डेटा स्ट्रक्चर। We are about to start something which is like the most important thing in programming, also algorithms. Okay? अभी तक जो आप डेटा काइंड ऑफ पीछे सेव करते थे ना वो फ्लैट फाइल में ऐसे करते हैं, मसला ही कोई नहीं। लेकिन आज तुमने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएगी जो कि तुमने रियलिटी में कभी नहीं देखी। इमेजिन करें कि 10 MB का डेटा जो हमने लोड किया, तो ये जो आपने पुराना तरीका ये जो तरीके से काम किया ना, ये लेगा 10 into 10 raised to power 6 into का स्क्वायर, क्योंकि ये n स्क्वायर होता है ना। तो तकरीबन कितने मेमोरी में राइट्स करने पड़ेंगे? तकरीबन 10 raised to power 7 का स्क्वायर, that comes out to be 10 raised to power 14 accesses। ठीक है, आपके 10 raised to power 14 accesses करने पड़े यार, which is a lot। बात सुन दोस्त, which is a lot, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं। हम ना ये जिस तरह से काम किया मैंने ऐसे काम नहीं करते। हम पता है हम काम ये करेंगे कि पहले ना अरे बनाएंगे जो एक साइज की होगी, ठीक है। अच्छा अब हमने पहले साइज रखा हुआ था, अब साइज के साथ हम दो साइज भी रखते हैं और एक और एट्रीब्यूट भी सेव करते हैं कैपेसिटी। अच्छा कैपेसिटी पता क्या होती है? कैपेसिटी ये होती है कि हम ना अरे को कि पहले हमने पार्ट साइज की बनाई थी, तो अब अगर उसकी अरे की अगर मैं नई वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ ना और फुल हो तो मैं करूँगा उसकी कैपेसिटी डबल कर दूँ। फिर डबल करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा? ठीक है मेरी मुझे मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, ये नुकसान है, लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा है। क्या? क्योंकि अब ठीक है छठी वैल्यू ऐड करने के लिए मुझे 6 एक्सेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5 पहले कॉपी करने, 6 अगला कॉपी करना। लेकिन जब मैं 7वां ऐड करने लगता तब कॉपी नहीं करना पड़ता, तब मुझे पुराना कॉपी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबल स्पेस पहले तो आई विल जस्ट राइट द नेक्स्ट। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मुझे पहले मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। कोड में सिर्फ एक लाइन की चाहिए, सिर्फ एक लाइन की चाहिए, और यू विल सी कि हमारा पूरा कोड बिल्कुल ठीक चलेगा और 10 MB आपके सामने 1 सेकंड में लोड होगा। वही कोड जो कि लोड करने के लिए 10 MB का लोड करने के लिए उसको 1 से 3-5 दिन चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन हमारे कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। ओके, लेकिन अब आप 10 MB का लोड करेंगे 1 सेकंड के अंदर ऐसे लोड होगा। ओके, सो लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि ना पहले पे कॉस्ट आएगी 1, दूसरे पे कॉस्ट आएगी 2 क्योंकि मैंने साइज डबल किया हुआ, ठीक है, तीसरे पे कॉस्ट आएगी 3 क्योंकि मैंने दोबारा से साइज डबल किया हुआ, ठीक है। अच्छा लेकिन अब क्योंकि लुक एट दिस, ये मैंने V1 ऐड की, ये मैंने V2 ऐड की, V3 ऐड की, जब V सो और ये हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। तो कैपेसिटी शुरू में क्या थी? 1 थी, फिर कैपेसिटी कितनी हो गई? 2, फिर कैपेसिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। जब कैपेसिटी 4 हो गई है तो बेसिकली जब मैं V4 ऐड करता हूं तो कॉस्ट आती है सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि पुराना कॉपी नहीं करना पड़ता, जस्ट एक वैल्यू ऐड कर, सिर्फ एक वैल्यू आखिरी इंडेक्स में जाकर मैं ऐड करता हूं। ओके अब मेरे पास कैपेसिटी V4 थी, आज जब मैं V5 ऐड करता हूं तो कैपेसिटी मुझे डबल करनी पड़ेगी, जो 20 में कर दूंगा। अच्छा इस पे कॉस्ट आएगी 5 क्योंकि 4 पिछले कॉपी करने पड़ेंगे और एक वाला कॉपी करना पड़ेगा। अब V6 पे पता क्या होगा? V6 पे क्योंकि कैपेसिटी 8 हो चुकी होगी तो 1 है, V7 पे भी 1 है, V8 पे भी
पे भी 1 आएगी। ओके, फिलहाल अटेंटिव होगा प्लीज। अच्छा V9 पे यहाँ तक मेरी कॉस्ट ये अब मेरी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो रहेगी 60, कॉस्ट आएगी 9। ओके, और जब V10 ऐड करूंगा तो कैपेसिटी मेरी 16 ही है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट आएगी 1 16 तक और V11 से लेकर V16 तक कॉस्ट आती जाएगी 1। ओके, जब V17 ऐड करूंगा तो आप कैपेसिटी हो जाएगी मेरी कितनी 32 साइज की, और यहाँ पे मुझे कॉस्ट पड़ेगी 17। बट एक बार जो मजेदार बात है वो ये कि V18 से लेकर V32 तक मेरे पास कॉस्ट आएगी 1 फिर 30 और जब मैं V33 ऐड करूंगा तो ये 64 हो जाएगी, और जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट आएगी 33 और सॉरी 33 64 तक 64 और 64 तक कॉस्ट हमारी 1 होगी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे सामने इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करता हूं। डिस्क्रीट मैथ विल हेल्प अस एंड यू विल रियली अप्रिशिएट व्हाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज सो इंपॉर्टेंट। लुक एट दिस। छोटी सी बात मैं आपको पहले बता देता हूं, वो ये कि अगर आपके सामने कहीं ये नजर आए ना 1 + 2 + 4 + 8 + 16 प्लस n तक जा रही है, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि आप डबल कर रहे हैं। इससे अगली टर्म क्या होगी, वो हो जाएगी n/2। इससे टर्म क्या होगी n/4, ठीक है। इस तरह होगी n/8, ठीक है। सुने बात गौर से प्लीज, ये जो सम होता है ना ये एक्चुअली लेस देन 2n, स्ट्रिक्टली लेस देन 2n, स्ट्रिक्टली लेस देन 2n। और ये इसका प्रूफ, ये आप एक दबाव है इसको हाफ कर ही जाए, और ये एक और दबाव, ये दोनों का एरिया एक दिखता है, इमेजिन करें, ठीक है। तो ये कितना n, इसको मैं शेड करूंगा तो ये सारा शेड हो जाएगा, कितना बाकी बच गया, n बाकी बच गया, है ना। ये हो गया। अगली चीज क्या है, n/2 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 इसका कितना है, हाफ। तो आप इसका हाफ शेड करेंगे, कितना बाकी बच गया n/2, और अगली टर्म क्या है n/4, जो इसका क्या है हाफ है, हाफ कर ही तो जाए। इसका आप हाफ शेड करेंगे जो कि ये हो जाएगा, और ये कितना बाकी रहेगा, ये n/4 बाकी रहेगा, और अगली टर्म क्या हुआ n/8। So basically this will keep on shading, but this will never going to be. आखिर में एक हाफ बच जाएगा, आखिर में एक हाफ बचेगा। Basically when you add this up, this is less than 2n होता है, और exactly निकालो तो ये actually 2n - 1 होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, 1 + 2 कितना होता है 3, जो कि इस वाले के ट्वाइस से एक कम, +4 करो तो कितना होता है 7 उसके ट्वाइस से एक कम, +8 करो कितना होता है 15, है ना। 16 और जी +16 करो कितना होता है 31, जो कि ट्वाइस से एक कम। ओके, ये बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है इसके ऊपर चलता है। ये पूरा लेक्चर है जो तुम्हें देखना चाहिए, मैंने भी किया हुआ है, और बॉस एक और बड़ा मजेदार फीचर है उसने किया है। हमें ज़्यादा मिलता है ऑलराइट। आप डिस्क्रीट मैथ ऐसे पढ़ेंगे, डिस्क्रीट मैथ है पूरा जो है ना वो सेक्शन इसके ऊपर है, ज्योमेट्री से। सो ओके, अच्छा जी, लुक एट दिस, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये जो मैं यहाँ लगा रही हूँ ये हमारी टोटल कॉस्ट है। मैं इसको निकालना चाहता हूँ कि कितनी कॉस्ट है ना। इसको अगर आप गौर से देखें तो उनकी सब में 1 तो सब में है ही है, एक्चुअली कुछ ऐसे हैं जो 1 से ज़्यादा बड़े हैं, है ना। तो मैं ना सब में से 1 पहले ही माइनस कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा n पहले हो गया प्लस, आप बताएंगे देखो, इसमें से 1 निकल गया तो ये कितना बाकी बच गया, इसमें से 1 निकल गया, ये 1, ये 2 है, ये 0, 4, 0 ये कितना रह गया 8, कितना रह गया, है ना। वो सीरीज बन रही Look है, at this carefully. ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। This become 1 + 2 + 4 + 8 plus आखिरी कितना होगा n हो जाएगा, है ना। And that comes out to be less than or equal to 2n,
तो दिस बिकम n plus 2n that Yeah. equals to 3n, है ना? वापस मतलब मुझे कोस था एक मिनट मैंने 10 MB ऐड किए थे, ये मेरी n की वैल्यू थी, ये जो मेरा नया तरीका है जो कैपेसिटी को दरमियान में लेके आता है, that will cost us 3 times 10 into 10 raised to power 6, which is 3 into 10 raised to power 7, ठीक है? और ये कितना ले रहा है? 10 raised to power 14 ले रहा है। मैं इन दोनों की रेशियो लेता हूँ, एक ले रहा है 10 raised to power 14 और एक ले रहा है 3 into 10 raised to power 7, है ना? ये घटा इससे और यहाँ पर आ गया 10 raised to power 7, तो 10 raised to power 7 तो इसका 10 into 10 raised to power 6 divided by 3, 3.33 into 10 raised to power 6. Our new algorithm will be 3 million times faster. 3 million times faster. समझने की कोशिश करो। यही सिर्फ और सिर्फ 10 MB के ऊपर अगर हमारा ये जो नया एल्गो है वो 1 सेकंड लेता है, तो जो पुराना वाला एल्गो था तो वो 3 मिलियन सेकंड लेगा। This is what we are talking about. 3 मिलियन सेकंड लेगा, ठीक है? और 3 मिलियन सेकंड को तुम अगर कंक्लूड करो ना तो वो शायद कुछ हफ्ते ही लगेंगे, और इसी भी आपका आंसर नहीं आएगा। सर ये तुम समझोगे कोड होगा, yes, you will exactly think in this session. सर आप Okay? एक सुनो बात। So the most important part is कि discrete math is that important. ये जो analysis करना होता है ना लोगों का, मैं आपको बात बताऊँ, आपका जो अब जिस स्टेज में आप दाखिल होने लगे, उस स्टेज की सबसे प्राइम बात ये है कि आप कोडिंग ऑलमोस्ट सीख गए। अब जो आप चीज सीखेंगे वो होगी आपके एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एंड दिस इज ए एंटायरली न्यू वे ऑफ थॉट थिंकिंग। कहते हैं आप पूरी की पूरी आपकी जो थिंकिंग का शिफ्ट था वो ऐसे उठा कर ना आपको एक और दुनिया में लाना है, क्योंकि ये दुनिया एक अलग दुनिया है जिसमें कोडिंग इज नॉट इवन 1%. The most important part is to make your algorithm efficient. और you will see, ये तो मैंने इतना बड़ा शिफ्ट मारा है ना इसमें, आपको एनालिसिस में इतना वक्त लगा है, आप देखना मैं चेंजेस क्या करता हूँ, इतनी पिद्दी सी चेंजेस होगी, देखा क्या? सर ये इससे So look at this. Look at the change I will going to make myself enable कि मैं ये काम कर सकूँ. So look at this. What I will going to do is global array में करता हूँ, look at this. यहाँ पर प्लीज बात सुनिए, लेसन प्लीज। यहाँ पर मैं साइज के साथ एक इंटीजर कैपेसिटी रखता हूँ, ठीक है? और ये देखिए मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर ये नल ptr से इनिशियलाइज था, मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू t और यहाँ करता हूँ मैं, जब पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, दिस एरो कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तो पहले मैं एक साइज की एरे बनाकर रख देता हूँ, ठीक है? और साइज मेरा 0 ही होगा क्योंकि मैंने अभी तक एलिमेंट ऐड नहीं किया, ओके? एंड नाउ लुक एट बट अगर यहाँ जब कहेंगे तो यहाँ बेसिकली का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने इतनी साइज बनानी है, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पर इसको क्या कह दूंगा, यहाँ पर मैं ऐसे कर दूंगा और उस कैपेसिटी भी उतनी होगी, साइज भी उतनी होगी, ठीक है? यहाँ जब मैं लोड विद साइज करूंगा तो यहाँ बेसिकली क्योंकि मुझे साइज पता है तो मैं दिस एरो कैपेसिटी इज इक्वल टू दिस एरो साइज करूंगा, ठीक है? इनमें तो मैंने सिर्फ इसे चेंज किया। तो जब मैं लोड विदाउट साइज पे आया यहाँ पर मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा, और वो चेंज बेटा ये, अच्छा ये नल ptr है, ये है, और यहाँ पर मैं दिस एरो कैपेसिटी जो है इसको मैं 1 करता हूं और यहाँ पे मैं न्यू टाइप करूंगा और यहाँ पे मैं दिस एरो कैपेसिटी करूंगा, ठीक है? ठीक है? सो बेसिकली यहाँ मैं क्या करूंगा, इंसर्ट एट एंड करूंगा, और इंसर्ट एट एंड में ये मैंने कोड लिखा हुआ है जो पहले अन्य वाक्य करता दोबारा रीएलोकेट करता था, अब वो रीएलोकेट ऐसे नहीं करेगा, पहले वो चेक करेगा क्या मेरे अंदर कैपेसिटी है। सो अगर मेरे अंदर, सो लुक एट दिस, अगर मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, सो व्हिच मींस
this arrow Size. size less than equal to equal नहीं +1 करूं +1 करूं तो less than equal to और वो ग्रेटर देन हो जाए किसके कैपेसिटी ठीक है ठीक है ना सर तो एक मिनट, लगा दे बात sorry, क्या? इक्वल टू लगा दे तब भी वही बात है क्या मतलब साइज +1 ग्रेटर देन कैपेसिटी का है तो अगर दोनों सेम भी हो जाएंगे तो इक्वल्स टू का लगा देना नहीं रुको मैं क्या करता हूँ अगर वो ग्रेटर ना लगा इसका मतलब भाई मेरी कैपेसिटी एक्सीड कर रही है ना तो मैं करूँगा अब मैं ये रुक जा अब मैं यहाँ आता हूँ यहाँ आके ये करता हूँ यहाँ आके ये जो था ना पहले एक ज्यादा साइज का बनाता कैपेसिटी अब मैं करता हूँ कैपेसिटी मल्टीप्लाई ठीक है यहाँ पर लूप एग्जैक्टली वही चलेगा यहाँ पर एग्जैक्टली वही कॉपी होगा ये बेसिकली इसका काम क्या है इसका काम क्या है कि मैं ट्वाइस मेमोरी बना दूं और पुरानी मेमोरीज के ऊपर कॉपी करूं पुरानी मेमोरी को डिलीट कर दूं और जो पुराना पॉइंटर था उसको नए की तरफ पॉइंट करवा दूं और अब मैं यहाँ अब चाहे ये इफ चले या ना चले तो बेसिकली क्या करना है दिस एरो डेटा दैट और एरो दैट सॉर्ट ऑफ साइज के ऊपर जाके क्या रखवा देना वी वैल्यू रखवा देना कैपेसिटी को भी डबल करना है हां कैपेसिटी को भी डबल करना है कैपेसिटी को डबल करना है बिल्कुल सही बात तो कैपेसिटी मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 शाबाश ये बात है आई एम डन सर अगर हम इसका स्क्वायर ले ओनली हां क्या अभी तो नहीं हुआ हो गया क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम कॉल करना है जो अगर इन केस एक्स्ट्रा मेमोरी होगी हमारी एलोकेट तो तो वो भी डिलीट करनी है तो ये दोबारा कॉल होगा वो एक छोटी सी बात है सर अगर हम अच्छा ये जो कह रहे हैं ना इसको कहते हैं रीसाइज का मतलब ये है कि ना या फिट टू मेमोरी ट्रिम कर दें ये नहीं कि या ट्रेन पैर जहाँ कर सकते हो मेरी बात मतलब है कि भाई अब मेरी मेमोरी मजीद ग्रो नहीं होगी तो उसका मतलब ये है कि मुझे तुमने एक्स्ट्रा बना के रखी है ना वो ऐसे करोगे वो ना ठीक है श्रिंक कर तो बेसिकली तुझे एग्जैक्टली साइज बना के उसको हार्ड जैसे हमने 1000 साइज की रे बना ली अब यूज हमारी 100 की एंड पे हम उसे कहें कि अब ये बच गई इसको ट्रिम कर सो बेसिकली ना ये एक चीज यूज होती है कि है ना ये जो अभी ज़हन में बात की है ना ये आमतौर पर यूज होती है कि यार जैसे अब आपने ये ठीक है आपने मेमोरी बढ़ा दी है लेकिन कहीं आप मेमोरी वेस्ट तो नहीं कर रहे हाँ वेस्ट कर रहे हैं और ये मसला हमेशा रहता है कि अरे का साइज डबल करें तो आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए हो सकता है ना कि आपकी अरे का आपका टोटल डेटा हो 2 GB का डेटा 2 GB सॉरी 2 GB नहीं 1 GB और 1 डेटा हो तो आपकी जो अरे बनेगी वो 2 GB तो फिर बाद में उसको रिसाइज करो ताकि वो बस ना ठीक है तो ये कुछ लोग यूज करते हैं अच्छा ये डबलिंग होती जा रही है ना जावा C++ के अंदर ये जो हमने आज ग्रुप अरे बनाई है इसके लिए यूज होती है क्लास में कहते हैं वेक्टर बेसिकली एग्जैक्टली यही इंप्लीमेंटेशन है इसमें आप इंसर्ट एट की जगह कॉल करते हैं पुश बैक और रिमूव करने के लिए यूज करते हैं पॉप बैक ठीक है और साइज होता है और इस तरह की चीजें ये बात समझ एवरीबॉडी इज विद मी ठीक है एवरीबॉडी इज विद मी ठीक है कल की जो आपकी लैब है उसमें बेसिकली आपने यही काम करना है ठीक है आपने वेक्टर क्लास बनानी है सॉर्टिंग बनानी है तो इसी के अंदर सॉर्ट फंक्शन लिखना है जो बिल्कुल ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के खुद भी सॉर्ट करोगे खुद सॉर्ट करना सर ठीक है सर आपने डबल किया अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो उससे ज़्यादा फास्ट होगा एक मिनट क्या अगर आपने डबल किया अगर हम उसको स्क्वायर ले लें तो उससे स्क्वायर ले लें तो शायद फायदा हो जाए लेकिन इससे नुकसान ही होगा मेमोरी बहुत अलग कर देगा वो। 1 GB तो फॉर एग्जांपल 1 GB की जगह 1 GB का स्क्वायर पता कितना होगा 1 टेरा